हे सर्वोपरि सर्वकारण विभो सर्वावतारी हरि एवा श्री हरि कृष्ण राज तमने वंदु वंदु फरी। का कंकाल। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। अरे रुको रुको रुको, हो जो 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। ये थी हमारी पुरानी व्यापार पद्धति, जिसमें वस्तु के आदान प्रदान से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करके जीवन का निर्वाह करते थे। और ये है हमारी पुरानी संस्कृति के प्रमुखों की सभा। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में
जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है। किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, लखपाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाहा प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। ये थी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदारो की सभा। और क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैं हूं भारत। हिमालय मेरे मस्तक का मुकुट है, विशाल सागर मेरा नीलांबर और हृदय का स्पंदन है। एक समय था जब मैं सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मेरी समृद्धि और संपन्नता दुश्मनों की छाती में शूल की तरह चुभती थी और उनकी सेनाएं मुझे लूटने के लिए मेरे सीने पर चढ़ आती थी। क्या आप जानना चाहते हैं मेरा इतिहास? तो सुनिए, जो कहानी आज मैं सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है। ईसा से कोई 330 साल पूर्व ये वो समय था जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर अपने विशाल सेना के जोर पे एक के बाद एक देशों को रौंद रहा था। सिकंदर दिल में दुनिया फतह करने का ख्वाब लिए एक के बाद एक देशों को कुचलकर लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसे बर्बर राजा का खौफ अब मेरी सीमा पर दस्तक दे रहा था। अब मुझे बेसब्री से इंतजार था उसका, जो मुझे सिकंदर के संभवित खतरे से बचाता। मेरे इतिहास के सुनहरी पन्ने को लिखने के लिए चुना गया तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य को, जिसके मन में अखंड भारत का स्वप्न था। और यही स्वप्न को लेकर वे मगध के राजा के पास वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली ज्ञान सभा में मिलने जाते हैं। वसंत उत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली ज्ञान सभा का आयोजन स्थल कहाँ है? इस बार ज्ञान सभा नहीं हो रही है। क्यों? मैं कोई जनसंपर्क अधिकारी हूँ, क्यों दूं मैं आपके प्रश्न का उत्तर? क्योंकि तक्षशिला से मैं यहाँ ज्ञान सभा में भाग लेने ही आया हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। क्षमा करें आचार्य, ज्ञान सभा हो या ना हो, भला ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो मात्र राजमहल का द्वारपाल हूँ। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई सेवा हो तो कहें। मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। अच्छा ठीक है,
आप यहां रुककर प्रतीक्षा करें। मैं सूचना अंदर भिजवाता हूं। वैसे नाम और काम क्या बताऊं? यदि पूछा गया तो? नाम चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, और काम राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक विचार विमर्श। जी आचार्य। तुमने महाराज को यही संदेश दिया है ना कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने के लिए मिलना चाहते हैं? हाँ, कहा तो यही था, परंतु महाराज भी अंदर राष्ट्रीय हित के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसी कौन सी मंत्रणा में डूबे हैं महाराज? दादा त्रिगदा गदगिन तिटकत गिन्ना तदिदा कददा तदिदा धुमकिट तगिट तका धुम तिट कद गदिगिन दादिंदा धुमकिट तगिट तका धुम तिट कद गदिगिन दादिंदा धुम तदिन तदिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा तदिन तदिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा तदिन तदिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा तिट कद गदिगिन दा। महाराज, कौन हो तुम? मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है महाराज, पर तक्षशिला के इस आचार्य को डर है कि यही सवाल यदि आपके सामने रख दे कोई, तो क्या उत्तर देंगे आप? कदाचित भूल चुके हैं कि कौन है आप महाराज। त्रिगदा 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 त्रिगदा। मेरे प्रश्न का समझ में आने वाली भाषा में उत्तर दो। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। त्रिगदा 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 त्रिगदा। बड़े खेद की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है, हमारे राग रंग में व्यवधान डाल सकता है, हमें अपनी कक्षा का छात्र समझ यह तक कह सकता है कि हम ही ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। तिगड़ तिगड़ धां। सर तो उड़ाया जा सकता है, तिगड़ धां। त्रिगदा त्रिगदा। हाय रे तेरा सौभाग्य, आज वसंतोत्सव है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए चुपचाप बता दे कि तूने हमारे राग रंग में भंग डालने का ये दुस्साहस क्यों किया, दुष्ट ब्राह्मण? आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का।
मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का। मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठाता मैं? यदि आपके पास नहीं तो और कहां जाता मैं? पर आपकी बात करने नहीं अमात्य, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखें तो सही कौन कौन सी शिक्षा लाया है ये हमारे लिए। खुल के दृष्टता करने दो इसे। महाराज, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है। पर्शिया तक पहुंच गया है वो। हिंदू कुश पार करे इससे पहले आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय है हमारे पास बहुत कम। ये देखिए, ये भारत है और ये मगध। भारत का केंद्र है मगध। जब तक सिकंदर की सेना हिंदू कुश पार करे, आप सीमांत प्रदेश कैकय और गांधार को संधि से अपने साथ ले लें। महाराज, टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। बहुत ले ली तूने हमारे धैर्य की परीक्षा। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो शिक्षक के सामने होती है। वर्षों बाद जब वो अपने घर लौटे तो नगर में घुसते ही उसे कर बढ़ाने की मुनादियां दिखी। सजी धजी दुकानों के सामने गिड़गिड़ाती गरीबी दिखे। कर दो या सर दो जैसी धमकियां दिखी। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है, और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। महाराज, महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, सिकंदर की सेना को मुंह तोड़ जवाब अखंड भारत ही दे सकता है। महाराज, बिखरे भारत को जोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, अब भी समय है, संभल जाइए महाराज। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए महाराज। कह दो द्वारपालों से आज के बाद किसी भी ऐरे गहरे को हमारे रंग में भंग डालने की छूट नहीं होगी। फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या तक्षशिला का आचार्य। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? मैं विष्णुगुप्त, जनि पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं
कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा, और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। समय साक्षी है कि जब जब मेरी धरती पर मगध के राजा जैसा निरंकुश राजा अपना राजधर्म भूला है, सीमाएं बाहरी खतरों से कांप रही है, तब तब मुझे संकट से उबारने मेरा कोई ना कोई बेटा आगे आया है। ऐसे सपूत की खोज में चाणक्य निकल पड़े। चाणक्य को तब ये नहीं पता था कि अखंड भारत का वो भावी सम्राट मगध में गुलाम का जीवन व्यतीत कर रहा था। एक ऐसा गुलाम जो अपने गुलाम साथियों की एक वक्त की रोटी के लिए अपने मालिक से प्रतियोगिता करके जीत हासिल करता है। अब हम सबको उम्र भर भरपेट खाना और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। चुप! कुछ नहीं मिलेगा किसी को। क्यों? मैं तो शायद जीत गया हूँ ना। बेईमानी से। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। चुप! बिल्कुल बेईमानी की है। इसने जरूर मेरे कुत्तों को खाने में कुछ मिलाकर खिलाया होगा। मेरे कुत्तों से आज तक कोई नहीं जीत सका। ये तो तुम भी जानते हो कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मालिक कौन? तू कि मैं? और जब मैंने कहा कि तूने बेईमानी की है, इसका मतलब बेईमानी हुई है। तुम झूठे हो। क्या? तुम बेईमान हो। क्या बोला रे? तेरी इतनी हिम्मत? कुत्तों के साथ दौड़ के लगा ली, मेरे सिर पे नाचने लगा। किसी और को कुछ कहना है? नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? मेरे मामले में टांग घुसाड़ने की कोशिश मत करो। चले से, चले। मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है तुमने इतनी उद्दंडता से किससे बात की है? कौन है ये? तक्षशिला के महान गुरु आचार्य चाणक्य। क्षमा करें आचार्य, हम लोग ठहरे जंगली लोग। ये बड़े लोगों से कैसे बात करनी है हमें कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ सब ठीक चल रहा है आचार्य, कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। क्या गलत नहीं हो रहा है? ये अपनी बात से फिर रहा है।
आचार्य, आप ही न्याय करें। इन्होंने सबके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर मैं इनके शिकारी कुत्तों से पहले इनका शिकार ला दूं, तो ये हम सबको उम्र भर भरपेट खाना और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देंगे। और अब जब मैं इनके शिकारी कुत्तों को हराकर ये शर्त जीत चुका हूं, तो ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। क्योंकि इसने बेईमानी की है। साबित कर सकते हो? बेईमानी तो ये हमारे साथ कर रहे हैं आचार्य। यदि हारे हो तुम इससे, तो पूरी करनी पड़ेगी शर्त। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। ठीक? समझ गया आचार्य। शांति शांति शांति। मैं शर्त पूरी करने को तैयार हूं। आज आपकी सहायता से जो मेरे साथियों का उद्धार हुआ है, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह हुआ चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलन। चाणक्य चंद्रगुप्त को गुलामी से मुक्त कराकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे अखंड भारत का सम्राट बनाने के लिए कठिन परीक्षा लेकर ज्ञान प्रदान करने लगे। तुम्हें मैंने सभी प्रकार की विद्याएं दी, किंतु अपने चित्त को संभालने के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, विशेषकर ऐसी संवेदनशील भावनाओं को संभालने के बारे में। क्योंकि समूचे ब्रह्मांड और गणित का ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ये जो मन की आसक्ति से उपजा उद्वेग है, उसे अपने अनुभवों से ही समझा जा सकता है। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए, क्योंकि अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। तो मेरी मान्यताओं के अनुसार अब तुम मेरे प्रिय मित्र की तरह हो चंद्रगुप्त। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व काया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है।
ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाती सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो। साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीतियों का इस्तेमाल कब और कैसे हो ये सिखाया। चाणक्य की निगरानी में चंद्रगुप्त ने पंजाब से जीत का सिलसिला शुरू किया। कई लड़ाइयों के बाद अंततः कई अपने सैनिक के सहारे और कई अपने दुश्मनों के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया और इस प्रकार मौर्य युग का आरंभ हुआ। अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार को अलग अलग रानियों से 101 पुत्र थे। अगला मगध साम्राज्य का सम्राट उन्हीं में से एक को होना था। वो कौन था? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय, देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया। प्रेम का सबके दिलों पे ध्वज है फहराया। ये वही मौर्य वंश का अंश अनोखा है। अशोका है अशोका, 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 अशोका है। अशोक, जिसको हम चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जानते हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि अशोक पहले कठोर हृदय और क्रूर स्वभाव का था, मगर कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आज का ओडिशा राज्य मौर्य काल में कलिंग कहलाता था। कलिंग मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। वो उस पर विजय नहीं पा सके थे। अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था, क्योंकि हार से अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में अशोक ने पूरी ताकत लगा दी। आक्रमण के लिए तैयार।
युद्ध समाप्त हुआ और कलिंग के युद्ध में अशोक की जीत हुई, मगर अशोक इस जीत से खुश नहीं था। रक्त ही रक्त, चारों तरफ केवल रक्त। क्यों मेरी आंखों के सामने हर समय केवल मृत्यु का दृश्य नजर आता? क्यों हर क्षण मुझे हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं? 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख। 1 लाख। बस अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों? युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, दरअसल ये सम्राट अशोक का नया अवतार था। उसने कई शिलालेख पर लिखवाया कि उसकी आने वाली पीढ़ी नए देश को जीतने की इच्छा ना करे, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम ले। आज से तकरीबन 2300 साल पहले की ये एक बड़ी घोषणा थी। आज के मेरे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की देन है। मेरे झंडे का चक्र भी अशोक की ही देन है। मेरी मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचित भी है। इतिहास गवाह है कि मेरी जमीन पर खून की खुराक से ही सल्तनतें पनपती रही हैं। सन 1011 से कितनों ने मुझे लूटकर अपने कदमों तले रौंदा है, और फिर सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने। बादशाह बाबर से शुरू हुई मुगलिया हुकूमत हुमायूं से होती हुई अकबर तक पहुंची। उसके बाद अकबर का बेटा सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया। जहांगीर के बाद शाहजहां तख्त नशीन हुआ, जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया, पर उसी के बेटे ने उसे कैद कर दिया और खुद तख्त नशीन बन गया। वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मेरी प्रजा पर अत्याचार किए और हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने लगा, तब उसका मुकाबला कर सके और उसको चुनौती दे सके। ऐसे मेरे वीर सपूत का उदय हुआ। उस वीर सपूत की कहानी सुनेंगे दूसरे चरण में। मैं भारत अपने इतिहास के दूसरे चरण में आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपने मेरी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदारो से लेकर मुगलों तक का इतिहास देखा। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसे महानायक की गाथा जिसके दिल में हिंदवी स्वराज का स्वप्न था। आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, जिसके पास महाराणा जैसा शौर्य था। वो महानायक था छत्रपति शिवाजी। एक बार औरंगजेब मुगलों और शिवाजी के बीच की संधि के लिए चिट्ठी भेजता है। औरंगजेब की इस चाल पर शिवाजी को संदेह हुआ, लेकिन राजा जय सिंह के बहुत मान और मनोबल के बाद शिवाजी बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में शिवाजी को देखने और स्वागत करने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। भवानी के वीरों उठा लो भुजा को,
भाग्याग्नि को मस्तक सजा लो, स्वाहा हो शत्रु प्रचंड मचा दो। शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का जीत की धुन बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, घमंड कर, प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर, रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो, दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो, रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो, दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। नहीं राम सिंह, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तुम्हारा ये बादशाह और तुम्हारे पिता मिर्जा राजे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं। मेरी बात सुनिए राजा जी, मेरी बात हमें सुनिए। मनाने की कोशिश मत कीजिए राम सिंह। राजा जी, आलमपना ने आपको बुलाया है। चाहे हमारा सर उड़ा दो, लेकिन हम बादशाह के सामने नहीं जाएंगे। राजा जी, हरगिज नहीं जाएंगे। राजा जी, देखिए बादशाह ने आपके लिए किल्लत भेजी है। राम सिंह, दक्कन के आदिल शाह, कुतुब शाह, इनके जैसे बादशाह हमारी कृपा बनी रहे, इसलिए विनती करते हैं। अंग्रेज, फिरंगी, पाई, इतना ताकतवर आरमार हमारा, जो तुम्हारी मुगल फौज को कभी साध्य नहीं हो सका, वो हमने कर दिखाया है। हमारा दर्जा बराबरी का, और वही दर्जा ध्यान में रखकर हम यहां आए थे। पर यहां अपमान के सिवा कुछ नहीं। लेकिन राजा जी, खामोश, 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 खामोश। मुलाकात के लिए बुलाकर भरे दरबार में सरेआम हमारा अपमान करने का मंसूबा हमने जान लिया है। आगरा में पहुंचने तक शहजादे जैसा इंतजाम, और आगरा में आते ही मनसबदार जैसा बर्ताव। एक बार हम मौत स्वीकार करेंगे, पर अपमान नहीं। राजा जी
खिल्लत तो दिखिए राजा जी। खिल्लत? ये ऐसी खिल्लतें हम अपने सरदारों में रोज बांटते हैं। बादशाह की खिल्लत हमें मंजूर नहीं। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। जीवन जो रणभूमि में करता है तांडव, आज उसी ने है विजय का नगाड़ा बजाया। अपनी है जो गाथा, अब है समय सुनाता। सबको है ये बताता, कैसे सुख हमने पाता रे। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय मर्द मराठा रे। छत्रपति शिवाजी की लोकप्रियता और निडरता आपने देखी। अब आगे सन 1857 में मुझ पर एक कंपनी का राज हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून थे, कंपनी की अपनी सरकार थी और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में थी। कंपनी की फौज में हिंदुस्तानी नौजवान भी थे। कंपनी ने अपने फायदे के लिए कारतूसों में गाय और डुक्कर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो हिंदुस्तानी सैनिकों के धर्म के खिलाफ था, क्योंकि इस कारतूसों को मुंह से तोड़ना पड़ता था, जिसके कारण हिंदुस्तानी सैनिकों ने मना किया। लेकिन कर्नल ने उसकी एक भी बात ना सुनकर सभी को तोप से उड़ा देने की धमकी दी। उसी समय मेरा एक शेर आगे आया, तोप के सामने खड़ा होकर बोला, फायर। वो था मंगल पांडे। ये घटना का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा। तब उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी राज्यों और नवाबों ने एक होने का निश्चय किया। तभी पेशवा नाना साहब के खास दूत और तात्या टोपे की मुलाकात मंगल पांडे एवं
उसके साथियों से होती है। खुशामदीद, खुशामदीद। इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद। आइए आइए। हम पेशवा नाना साहिब ढोंडूपंत के खास दूत हैं। मैं अजीमुल्लाह और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। तशरीफ रखिए। यहां तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए। दिल्ली छीना, अवध, झांसी, वो सब नाराज हैं। महाराज पेशवा नाना साहिब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हो, यही न्योता लेकर आए हैं हम। न्योता? कोई दावत है? इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं, और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है, और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। कंपनी की सिर्फ एक ही चाल है, फूट डालो और राज करो। वो जीतती आई है हमें आपस में लड़वा कर, राजा को राजा से, हिंदू को मुसलमान से। हम सबका एक ही दुश्मन है, कंपनी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर उससे लड़ें। आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव भुला दें और एक हो जाएं। हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक निशान की। और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है। अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल एक हो सकती है। लेकिन बहादुर शाह तो 82 साल के हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। उनका नाम हमारा परचम होगा। हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके, हर चीज से हम वाकिफ हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, रानीगंज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन, एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पे हल्ला बोल दें, तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज 100 साल चलेगा और 100 साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में। तो फिर तारीख भी तय, 31 मई। उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा। सभी ने एक होकर कंपनी के खिलाफ लड़ने का समय तय किया, किंतु
कंपनी को इनकी भनक लग गई और रंगून रेजिमेंट को बुलाने का फैसला किया। उनके पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीनकर उनके सरदारों को फांसी देने का निश्चय किया, ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले 100 साल तक कोई सर ना उठा सके। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर भी नो विश्वास गाए, कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए, वो निडर है, जान जाती अगर है तो जाए। अल्लाह बोल। इस तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। यह क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। मुझे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने की जोत हर भारतीय के दिल में प्रकट हुई। सभी भारतीयों की एक ही कामना थी, स्वतंत्रता। तभी सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाला एक युग पुरुष मुझे मिला। वो था एक गुजराती, मोहनदास करमचंद गांधी। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दें, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहां सारा कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी। गांधी जी का अहिंसामय आंदोलन शुरू हुआ और दूसरी तरफ बचपन से ही अंग्रेजी हुकूमत को हटाकर आजाद फिजा में रहने की चाहत थी। ऐसा एक क्रांतिवीर सामने आया जिनके मन में छोटी उम्र से ही खेतों में फसलों की जगह बंदूकें बीजने का ख्याल आता था। वो क्रांतिकारी था भगत सिंह। जब भगत सिंह 14 साल के हुए, तब से उन्होंने स्कूल छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने पर उन्हें काफी निराशा हुई। उन्होंने युवा क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? ये बोली? ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर
मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विरोध का जवाब उन पर बड़ी क्रूरता से लाठियां बरसाकर किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह खून खराबे के पक्ष में कभी नहीं थे, किंतु आजादी की राह पर उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े। उन्होंने अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया। 8 अप्रैल वॉइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। बॉम्ब की बोलते हो? शांत। लेकिन भगत, अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे लोग भी होंगे। बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भागदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते हैं। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, यह सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। तुम नहीं जाओगे भगत। पंडित जी? तुम नहीं। पंडित जी, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है, क्या बोलना है। जो कुछ भी है तुम बता दो, जो बंदा जाएगा बोल देगा। अगर यहां बैठा एक बंदा ये कह दे कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई और अंजाम दे सकता है, तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाऊंगा। HSRA का असूल है पंडित जी, जिसकी जरूरत जहां है उसे वहां भेजना चाहिए। लेकिन भगत सॉन्डर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहां। जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, पार्टी में मेरे बाद मेरी जगह सुखदेव लेगा। ये 2 तरफा लड़ाई होगी। हम लोग अंदर से प्रचार करेंगे, आप लोग बाहर से पार्टी का एक्शन जारी रखना। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। सबके सब बावले हो गए हैं। बोलो भगत। मेरे साथ
बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत, थैंक यू भगत। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में जाकर उन्होंने बम से धमाका किया और उसके पश्चात अपनी बुलंद आवाज में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और हंसते हंसते गिरफ्तारी दी। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा शुरू हुआ। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Lahore conspiracy case continues. Mr. Gardenold, please proceed. Thank you. Your Honor. Long live revolution! Your Honor. इंकलाब जिंदाबाद! Your Honor. Your Honor. इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कॉन्स्पिरेसी केस सस्पेक्ट शिवराम हरि राजगुरु फ्रॉम पुणे। हाँ, इसे भी उनके साथ खड़ा कर दो। बड़दी से कुतरिया हमारी है। थैंक यू। तू कैसे आ गया? ओ, तुम सबके बिना दिल नहीं लगता है यार। हमारा दिल भी नहीं लग रहा था। Your Honor, is this a murder trial or a celebration? ओए जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। इंकलाब जिंदाबाद! Inqilab? Inqilab? What the hell is your inqilab? बार बार इंकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब भी समझते हो आप? इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब समझाने के लिए। समझ ही गए तो आप भी आ जाएं हमारा साथ निभाने के लिए। Order, please. Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश। वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहां तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुमच्या आईला हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नूर हीरा चोर। ओए, निकलना, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 अंग्रेज बहरे होके भागोगे यहाँ से। भगत सिंह और उनके साथी कोर्ट के माध्यम से अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाने लगे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा सुलूक होता है। उसके खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल छुड़वाने के लिए जेलर ने उन पर अत्याचार शुरू किया। खाना नहीं खाएगा आप? देखता हूं कब तक नहीं खाएगा आप। मुंह खोल इसका, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। Put it in the nose, in the nose. नाक में डाल साले के। पकड़ो। Hold him, hold him.
अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लाओ। ओए पानी तो दे दो हरामियों। पानी लाओ। पानी। ये किशोरी भी तो पागल है। कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च भाग गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब न डाल सके। ये साले ट्यूब ही नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे? सारा गला जल गया है। पानी लाओ। ओए आ गया, ओए पानी आ गया। हरामजादे, बास्टर्ड्स, साले इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, कमीनापन देख भगत, पानी की जगह दूध रखा है सालों ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की
आजादी के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने बहुत ही कष्ट सहन किया। लाहौर केस का मुकदमा खत्म हुआ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। सही बना हुआ है। फांसी पर जाते समय वो तीनों गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। इस पंक्ति से उनके शौर्य का, उनकी बहादुरी का अनुमान लगाया जा सकता है। 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं।
दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन तभी भगत सिंह शारीरिक तौर पर तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन एक विचार के रूप में आज भी जिंदा है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिवीर ही नहीं, विचारधारा के सूत्रधार भी थे। 1942 में हिंद छोड़ो आंदोलन के साथ शुरू हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी दौर, जिसमें गांधी जी का साथ कई क्रांतिवीरों ने दिया, जिसमें से एक थे किसानों के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सत्याग्रह के सफलता के लिए आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मैं उसके पात्र नहीं हूं। जिस तरह कोई असाध्य रोग से पीड़ित मरीज ये लोक और परलोक के बीच में झूल रहा हो और कोई सन्यासी उसे जड़ी बूटी दे दे जिससे वो रोगी स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी हालत हिंदुस्तान के लोगों की है। अगर श्रेय का कोई सच्चा हकदार है तो वो सन्यासी है जिसने जड़ी बूटी दी है, और बाकी के श्रेय के हकदार हैं तो वो रोगी है जिसने वो दवाई ली, जिसने संयम रखा, और बाकी के श्रेय के हकदार हैं मेरे साथी हैं जिन्होंने चकित कर देने वाले अनुशासन का परिचय दिया। मैं तो सिर्फ वो जड़ी बूटी घिस कर पिलाने वाला हूं। इस तरह महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, कई स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों ने मिलकर कई आंदोलन किए। उनके फलस्वरूप आज वो दिन भी आ गया जिसका मुझे कई सालों से इंतजार था। आज वो दिन आ गया जिसका स्वप्न मंगल पांडे ने देखा था। आज वो दिन आ गया जिसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बलिदान दिया था। आज वो दिन आ गया जिसके लिए कई क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो दिन यानी आजादी। रंग छायो रे, आनंद नो रंग छायो रे। रंग छायो रंग छायो रे, आनंद नो रंग छायो रे। अंग लायो संग लायो रे, उमंग नो रंग लायो रे। अंग लायो संग लायो रे, उमंग नो रंग लायो रे। रंग छायो 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 रे, आनंद नो रंग
छायो रे, रंग छायो रंग छायो रे, आनंद नो रंग छायो रे। आनंद ना अवसर नी पाले लइए हिलोड़ा, आनंद ना अवसर नी पाले लइए हिलोड़ा, आनंद ना अवसर नी पाले लइए हिलोड़ा। सूरज ने चांद अने तारलाना तेज ने कंकावटी मलई घोड़ो, सूरज ने चांद अने तारलाना तेज ने कंकावटी मलई घोड़ो, लाख लाख बासंती फुलडाना रंग ने, लाख लाख वासंती फुलडाना रंग ने भक्ति नी फोर में जबोड़ो, गमता गुलाल शो आव्यो अवसरियो लइए हिलोड़ा। एक तरफ मुझे आजादी की खुशी थी तो दूसरी ओर खेद भी, क्योंकि 200 साल के बाद ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से मुझे छुटकारा तो मिला, लेकिन जाते जाते वो कहते गए कि जो रियासतें खुद में आजाद रहना चाहती है वो आजाद रह सकती है। इसका नतीजा ये आया कि एक तरफ मैं आजाद तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बिखरने लगा। ऐसे हालात में एक ऐसा व्यक्ति आगे आया जिन्होंने मेरी मदद की। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश आजाद हो रहा है और तुम रिटायर होके आजाद होना चाहते? सर 30 साल से काम कर रहा हूं, कभी सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में सांस ले सकूंगा, पर अब यह सपना पूरा हो गया तो सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वैसे आप जानते भी हैं कि पूरी उम्र मैंने अंग्रेजों के साथ काम किया है। मैंने अंग्रेजों की नौकरी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करने वाले हजारों हिंदुस्तानियों की मजबूरी थी। अब ये देश तुम लोगों की मदद के बिना नहीं चल सकता। ये वक्त थकने का और रिटायर होकर रास्ते से अलग हटने का नहीं। सर, क्या आप हम पर 100% भरोसा कर पाएंगे? मैनन, तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने राजा महाराजा हैं? यही करीबन 565 या 564। नीयत क्या है उनकी? इनमें से सैकड़ों एक आजाद मुल्क बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारे साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना मैनन, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक धागे में बांधने का काम हमको साथ मिलकर करना है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांधना यही सरदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 565 राजा रजवाड़े थे। उनमें से ज्यादातर बड़े रजवाड़े अपनी रियासत को आजाद बनाने के सपने देख रहे थे। उन राजाओं को लग रहा था कि उनकी सारी आजादी छीन जाएगी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। ये बस एक संयोग है कि कुछ लोग रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन हमारा खून एक है और हमारे हित भी एक ही है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता, हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठकर कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। मैं रियासत के राजाओं और वहां की प्रजा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। सरदार ने कई रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न था हैदराबाद का। इसी प्रश्न को लेकर हैदराबाद नवाब के खासम खास कासिम रिजवी वल्लभ भाई से मिलने दिल्ली आते हैं, लेकिन किसी बातचीत के ख्याल से नहीं, बल्कि धमकी देने। पटेल साहब, हमारे निजाम ने साफ साफ कह दिया है, दो मुल्कों में समझौता होता है, वैसे ही समझौता हम आपके साथ कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए। हैदराबाद कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और आजादी को आपके पैरों तले नहीं रख सकता। बेहतर यही है कि आप अपना ये सपना छोड़ दें। कासिम साहब, हैदराबाद का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि आप कभी आजाद मुल्क रहे। हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान की रियासत रहा है, और अब जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वैसे ही हैदराबाद को अपना निजाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपके और आपके निजाम की भलाई। पटेल साहब, आप हमारी फिक्र ना करें तो अच्छा है। वो दिन दूर नहीं, हैदराबाद की सरहद को अरब सागर की लहरें छुएगी और आसफ जाही निजाम का झंडा लाल किले पर लहराएगा। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जाही झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। हैदराबाद के निजाम की जिद और वहां के बिगड़ते हालात पर पटेल ने हैदराबाद के नवाब को हिंदुस्तान में शामिल होने का आखिरी खत लिखा। निजाम ने सरदार पटेल की अपील को ठुकरा दिया। अब हिंदुस्तान को फौजी कार्यवाही के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू किया। दोनों सेनाओं के बीच 5 दिन तक संघर्ष चलता रहा और आखिर में हैदराबाद के नवाब ने सरदार की बात को स्वीकार कर हैदराबाद की रियासत को भारत में शामिल करने का ऐलान किया। इस तरह मैं अखंड हुआ। अखंड भारत का स्वप्न जो चाणक्य ने देखा था, वो कई सालों के पश्चात पूर्ण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी नहीं भूल पाएगा। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। सरदार सरदार सरदार, तू सरदार कहलाता सरदार। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। हो भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन
जन जन का साथ तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार सैकड़ों सल्तनत को मिलाकर देश बनाया, राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। जज्बे को तेरे सलाम, ये देश है तेरी नाम। गांधी की ढाल तू बेमिसाल, तुझे शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। मजदूर किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता, तेरी हो बात जन जन का साथ, तू हिंदुस्तान की गाथा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार मैं स्वतंत्र हुआ, अखंड हुआ, किंतु अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आदर्श और राष्ट्र प्रेमी नागरिकों की। ऐसे नागरिक जिनके संस्कार की नींव गहरी और प्रचल हो, माता पिता और गुरु के प्रति आदर हो। लेकिन कहां मिलता मुझे ऐसा आर्य पुरुष जो ऐसे समाज का निर्माण कर सके, जो मेरी संस्कृति को उजागर कर सके। उसी समय मुझे एक ऐसा युग पुरुष मिल गया जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के कल्याण में समर्पित कर दिया। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा की झलक। ये हैं शास्त्री जी, शास्त्री श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी। ये वो मसीहा है जिसने हमारे आने वाले कल को सुधारा, जिन्होंने अपना सारा जीवन बच्चों को संस्कार देने के कार्य में समर्पित कर दिया। एक युग प्रतिभा, एक आंदोलन, एक अनूठी दास्तान। मुझे विश्वास है कि आप उनके जीवन और कार्य को जानकर प्रसन्न होंगे। नागाधिराज हिमालय की यात्रा के दौरान शास्त्री जी को श्री जी प्रेरित संदेश स्फुरित हुआ। सन 1948 में शास्त्री जी महाराज ने मुझे उपहार दिया। उनके संकल्प और प्रयासों के फलस्वरूप गुरुकुल की स्थापना हुई। गुरुकुल के संचालन के लिए श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ट्रस्ट की रचना की। गुरुकुल की इमारत से लेकर उसके परिसर के निर्माण की छोटी से छोटी बात में शास्त्री जी महाराज ने स्वयं रुचि ली। उनका एक ही लक्ष्य था, देश की भावी पीढ़ियों को उत्कृष्ट संस्कार मिले, भारत फिर एक बार अपनी खोई हुई गरिमा पाए और आध्यात्मिक बुलंदियों को छुए। 20वीं सदी में भारत में कार्यरत होने वाला पहला गुरुकुल था राजकोट गुरुकुल। आज 2020 में 42 गुरुकुल बन चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर्य महंत स्वामी श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी और 250 से अधिक संतों के कार्यों के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ आदिवासी छात्रालयों, सदाव्रतों, मंदिर निर्माण, पशु रोग निदान कैंप और मेडिकल कैंप की सेवा हो रही है। सन 1948 में केवल 7 विद्यार्थी थे गुरुकुल में और आज 1,12,836 से अधिक विद्यार्थी गुरुकुल में अभ्यास करके आदर्श नागरिक बन चुके हैं। अगर गुरुकुल के उन हजारों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी आपका बेटा भी हो तो आपको
मेरा धन्यवाद। और अगर ना हो तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके परिवार को भी गुरुकुल में पढ़ने वाला एक सुसंस्कृत बेटा मिले। जय स्वामीनारायण। वाह भाई वाह। शांति शांति